नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपने दुनिया में विमान अपहरण यानी कि हाईजैकिंग की बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। ऐसी घटनाएं जिनमें सरकारों को झुकना पड़ गया, ऐसी घटनाएं जिसमें किडनैपर्स ने, हाईजैकर्स ने अंदर बैठे हुए तमाम लोगों को ही मार दिया। ऐसी भी घटनाएं जिसमें प्लेन लेकर के कई दिनों तक वो गायब रहे और उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। कई घटनाएं ऐसी भी हुई जिसमें सरकार गिराने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए भी किडनैपिंग की गई, हाईजैकिंग की गई। लेकिन हर घटना में आमतौर पर ये पता होता है कि आखिरकार हाईजैकर कौन है, आखिरकार उनका उद्देश्य क्या है और कहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं। आपने कभी ऐसी कोई घटना नहीं सुनी होगी जिसमें ना हाईजैकर के बारे में पता चले, ना हाईजैकर कहाँ गया पता चले, उसका उद्देश्य था क्या ये भी ना पता चले और वो हवा में गायब हो जाए। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, जिस किस्से की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा जो आज भी पहले बना हुआ है, ऐसा जिसमें FBI जैसी एजेंसी साल दर साल उस शख्स को ढूंढती रही लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। इतनी सिंपल और सरल साजिश, जिस साजिश को कोई भी चाहता तो तोड़ सकता था, सरकार चाहती तो उसे रोक सकती थी, बाद में रोकने की कोशिश भी हुई, तमाम प्लानिंग भी की गई, लेकिन हैरानी इस बात की कि न तो उसको रोका जा सका, न तो उसका पीछा किया जा सका और न ही आज तक उसको पकड़ा जा सका। और तो और वो कौन था, कहाँ था और कहाँ चला गया ये भी नहीं पता। ये बात है 24 नवंबर 1971 की। अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचता है और अपने लिए टिकट बुक करने की बात करता है। टिकट हवाई जहाज का था और उन दिनों ओवर द काउंटर आसानी से टिकट बुक हो जाते थे क्योंकि फ्लाइट्स कम चलती थी, भीड़ कम होती थी और तमाम लोग जो भी हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते थे या तो नोडल सेंटर से, किसी एजेंट से या ओवर द काउंटर यानी एयरलाइन के दफ्तर के काउंटर पर पहुँच करके अपने लिए टिकट बुक कराते थे। बेहद साधारण सा चश्मा लगाए हुए शख्स कोट पहने हुए था और हाथ में एक ब्रीफकेस था। उसने काउंटर में खड़ी हुई लड़की को एक टिकट बुक करने के लिए बोला और अपना नाम बताया, DB कूपर। यही तरीका होता है जिस तरीके से लोग अपने टिकट बुक कराते हैं, लेकिन इस शख्स के साथ एक चीज़ अलग थी, उसके हाथ में केवल एक ब्रीफकेस था, जबकि वे वॉशिंगटन से पोर्टलैंड जा रहा था। और इस पर लड़की ने पूछा कि आपका लगेज कहाँ है। तो उसने बोला कि मैं बस एक यात्रा पे आया था और वापस जा रहा हूँ अपने घर, इसलिए मैं लगेज ज़्यादा लेकर के नहीं आया और मेरे जो कपड़े थे बस इतने ही हैं, इसीलिए मेरे हाथ में जो ब्रीफकेस है यही मेरे कागजात और चीज़ें हैं, लिहाजा कोई लगेज नहीं है। और इसके बाद लड़की ने उसको बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिया। फ्लाइट अपने तय समय से वाशिंगटन के एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और ये शख्स भी उसमें सवार था। उस वक्त उस हवाई जहाज़ में 36 और पैसेंजर थे, 5 क्रू मेंबर थे, लेकिन जहाज कोई बहुत बड़ा नहीं था। आमतौर पर उस वक्त बहुत बड़े जहाज नहीं आते थे क्योंकि एविएशन का सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अमेरिका जैसे देश में लगातार फ्लाइट्स उड़ती थी और उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी होती थी। एयरपोर्ट पर आज जैसा तामझाम भी नहीं होता क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं नहीं होती थी जो अब होने लगी हैं। सिक्योरिटी चेक के नाम पर भी बहुत कुछ ऐसा नहीं होता था जिससे कि हर कुछ पता चल सके। ये शख्स सिक्योरिटी की तमाम लेयर्स को पार करते हुए हवाई जहाज में पहुंचा था और जाकर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद ये हवाई जहाज हवा में था और एयर होस्टेस और प्लेन का स्टाफ लोगों से कह रहा था कि अब वो चाहें तो अपनी बेल्ट्स खोल सकते हैं क्योंकि हवाई जहाज अब उड़ चुका है। अभी चंद मिनट ही बीते थे हवाई जहाज की बेल्ट खोलने के निर्देश दिए हुए, तब तक ये शख्स खड़ा होता है और एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है। एयर होस्टेस उसके पास जाती है तो वो उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ाता है। लड़की ने उस पर्ची को अपनी जेब में रख लिया, ये सोचते हुए कि शायद इसने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो मैं अंदर जाके पढ़ूंगी, क्योंकि आमतौर पर एयर होस्टेसेस को देख करके लोग अट्रैक्ट होते थे और उनको अपनी अप्रिसिएशन की या तमाम और दूसरी पर्चियाँ लिख करके देते थे।
यही सोचकर उस एयर होस्टेस ने उस पर्ची को अपनी जेब में रख लिया। इस पर इस शख्स डीबी कूपर ने उसको वापस बुलाया और कहा कि इस पर्ची को पढ़ो। ये बात उसने इशारे से कही। खास बात यह थी कि वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसने इशारे से कहा कि इस पर्ची को निकालो और इस पर्ची को निकालने के बाद इसको पढ़ करके बताओ। हैरानी में लड़की ने अपनी जेब से उस पर्ची को निकाला और अपने सामने रखते हुए जब उसको पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर्ची को जेब से निकालने के बाद एयर होस्टेस ने जो पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। वो हैरान रह गई क्योंकि पर्ची में लिखा था कि मैं इस हवाई जहाज का अपहरण कर रहा हूँ और मेरे हाथ में जो ब्रीफकेस है उस ब्रीफकेस में डायनामाइट है। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत की गई तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को डायनामाइट से उड़ा दूंगा। ये पढ़ने के बाद जिन जिन लोगों ने इस बात को सुना वो भी बहुत डर गए। 36 पैसेंजर थे, 5 क्रू मेंबर थे और उन सबको जब लगा कि हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया है, उनकी हालत ख़राब हो गई। कुछ एक उसमें से रोने लगे, कुछ एक घबरा करके अपनी सीटों से खड़े हो गए। इस पर बेहद ज़ोरदार और डरावनी आवाज़ में डीपी कूपर ने अनाउंस किया कि अगर किसी ने भी अपनी सीट छोड़ी तो उससे पहले ही उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि मेरे बैग में एक गन भी रखी हुई है। हालांकि इस पर लोगों को शक हुआ कि डायनामाइट के साथ गन कैसे रखी हो सकती है। इस पर उसने लोगों को दिखाने के लिए ब्रीफकेस खोल के भी दिखाया। बाद में पता चला कि जब ब्रीफकेस उसने खोला तो उसके भीतर कोई डिवाइस रखी थी जिसको वो डायनामाइट कह रहा था, और लोग आमतौर पर नहीं जानते कि डायनामाइट किस तरह से दिखता है या उससे बना हुआ बम किस तरह दिखता है। इसीलिए लोग डर के मारे चुपचाप बैठ गए। अब पूरे हवाई जहाज में सन्नाटा था। करीब 15-20 मिनट गुजर चुके थे और पूरा स्टाफ और यात्री सोच रहे थे कि अब इस हाईजैकर का अगला कदम आखिर क्या होगा। 10 मिनट के बाद एक बार फिर से डीबी कूपर अपनी कुर्सी से उठा और उसने फिर एक पर्ची निकाली और उसी एयर होस्टेस को बुला करके उसके हाथ में थमा दी। इस बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उस पर्ची को पढ़ना है। उस एयर होस्टेस ने उस पर्ची को पढ़ा और उस पर्ची में लिखा था कि मैं अमेरिका की सरकार से मांग कर रहा हूं कि वो हमें पैसे और 2 पैराशूट दें। उस पर्ची को जब एयर होस्टेस ने लिखा तो उसमें बेहद हैरान करने वाली मांगें लिखी हुई थीं। उस पर्ची में लिखा था कि उसे $2 लाख कैश, जो कि 100 के नोटों के बंडल में हो, और साथ ही साथ 2 पैराशूट दिए जाएं जिससे कि उसका इस्तेमाल वो कर सके। अब इस मांग को पहुंचाने का एक ही तरीका था और वो था एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके। इसके बाद डीबी कूपर क्रू मेंबर्स को कह करके कॉकपिट में बैठे हुए पायलट को बुलाता है और उनमें से एक पायलट को बोलता है कि वो इसको कम्युनिकेट करे सरकार को। डर के मारे उसने फ़ौरन ही वायरलेस सिस्टम से कम्युनिकेट किया कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और हाईजैकर जो मांग कर रहा है वो है $2 लाख 100 नोट के नोटों के बंडल में और साथ ही साथ 2 पैराशूट। यह अजीबोगरीब मांग थी, लिहाजा उधर से सवाल जवाब भी शुरू हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब डीबी कूपर ने खुद फ़ोन पर बात की, वायरलेस पर बात की, तो वो दूसरी तरफ मौजूद अधिकारी समझ गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी समझ गए कि वाकई हवाई जहाज़ का अपहरण हो गया है, हाईजैक हो गया है। उसने ये भी डर दिखाया कि हवाई जहाज़ में ईंधन कम है, इसलिए उसकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना डायनामाइट ब्लास्ट होने के बाद हवाई जहाज़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसमें बैठे हुए तमाम यात्री भी मर जाएंगे। मामला गंभीर था। आनन फानन में सरकार से संपर्क किया गया। सरकार को पता लगते ही उन्होंने FBI से संपर्क किया कि इस तरह की एक घटना हुई है और फ़ौरन ही अपनी स्वाट टीम जो इमरजेंसी में काम करती है उसको मौके पर भेजा जाए। इस बीच 2 बार कम्युनिकेशन सिस्टम से ये कम्युनिकेट किया गया कि जल्द से जल्द इन पैसों और पैराशूट का इंतजाम किया जाए। मांग बहुत बड़ी नहीं थी, लिहाजा सरकार ने तय किया कि 36 लोगों की जान बचाने की एवज में अगर ये देना भी पड़ जाता है तो दे देते हैं। लेकिन बाद में शायद इस किडनैपर, इस हाईजैकर को पकड़ना आसान होगा, क्योंकि वो हवा में है, हवाई जहाज़ में है, किसी भी देश में, किसी भी एयरपोर्ट पे उसको उतरना ही होगा और ऐसे में उनकी टीम उसको पकड़ लेगी। इस बीच जो स्वाट की टीम थी, FBI की टीम थी, उसको ताकीद की गई कि वो पूरी तैयारियों के साथ एकदम लैस रहें, ताकि जैसे ही आगे उनको बढ़ने के लिए कहा जाए तो फ़ौरन ही जा सकें। साथ ही साथ 2 हवाई जहाज़ का भी इंतज़ाम करने के लिए कहा गया, जो कि छोटे हवाई जहाज़ थे और उनका काम ये था कि जब ये हवाई जहाज़ किसी भी और दिशा में जाएगा
एयर स्पेस में जाएगा वहाँ उसका पीछा किया सके। लेकिन डीबी कूपर का इरादा कुछ और था। डीबी कूपर ने तीसरी बार वायरलेस के जरिए एटीसी के लोगों को संपर्क किया और कहा कि जो पैसे हैं और तमाम सामान है तो तय हो जाए, जब तैयार हो जाए तो उसको बताया जाए ताकि वो सिएटल में हवाई जहाज़ को उतार सके और वहीं पर वो पैसे और तमाम सामान लेकर के आगे के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन आगे कहाँ जाएगा ये उसने नहीं बताया। हाँ, इतना ज़रूर उसने कहा कि सिएटल में पैसे और सामान मिलने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित वहाँ पर उतार दिया जाएगा। अब एफबीआई के पास जानकारी थी कि ये जहाज़ सिएटल में उतरने वाला है, इसलिए सारी तैयारी भी उसी हिसाब से की गई। जिस रनवे पर इस जहाज़ को उतरने का प्लान था उसी रनवे के आसपास 2 जहाज़ों को तैयार किया गया। एफबीआई की टीम तैयार हुई ताकि जैसे ही ये जहाज़ उड़ेगा उसके पीछे पीछे एक टीम भी उड़ सके। और इस सब इंतज़ाम करने के बाद इंतज़ार होने लगा कि डीबी कूपर जो कि हाईजैकर है उस जहाज़ को लेकर के कब सिएटल के एयरपोर्ट पर उतरेगा। करीब 1 घंटे के बाद वो जहाज़ सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और आनन फानन में आसपास की तमाम गाड़ियां उसको घेर लेती हैं, इस इरादे से कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अंदर से उसने अनाउंसमेंट सिस्टम पर बताया कि किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बशर्ते कि एक शख्स पहले जा करके वो सामान लेकर के आया जिसकी उसने मांग की है। इस पर एटीसी और सरकार की तरफ से कहा गया कि एक शख्स जो कि हमारी तरफ से जा रहा है वो सारी चीज़ें लेकर के आएगा। लेकिन डीबी कूपर ने इसके लिए भी मना कर दिया क्योंकि उसको इस बात का शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हथियारबंद सामान लेकर के आया और उसके ऊपर हमला कर दे। लिहाजा उसने तय किया कि इन्हीं यात्रियों में से कोई एक शख्स बाहर सामान लेने के लिए जाएगा। उसने इसके लिए एक शख्स को चूज़ किया क्योंकि वो अपने बेटे के साथ सफ़र कर रहा था। बेटे को हवाई जहाज़ में ही बिठाया रखा और उसके पिता को बाहर भेजा और ये भी बताया कि इसके बेटे को हमने यहाँ बिठा रखा है, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसके बेटे की भी जान जाएगी। लिहाजा उस शख्स ने हामी भर दी। थोड़ी देर बाद ये शख्स बाहर निकला। एटीसी और एफबीआई के लोगों से उसने ब्रीफकेस लिया। 2 बैग में पैराशूट्स थे और उसके अलावा एक बैग में पैसे थे। तीनों बैग लेकर के वो वापस हवाई जहाज़ के भीतर दाखिल हो गया। इस बीच एफबीआई की तरफ से बात कर रहे अधिकारी ने उससे पूछा, डीबी कूपर से पूछा कि आखिरकार उसको 2 पैराशूट क्यों चाहिए। वो तो अकेले हाईजैकिंग कर रहा है और जहाज़ के भीतर उसका साथी भी कोई मौजूद नहीं है, ऐसे में उसको 2 पैराशूट की ज़रूरत क्या है। इस पर डीबी कूपर ने जवाब दिया कि मैं समझता हूं कि 2 पैराशूट होने से फ़ायदा ये रहेगा कि अगर एक गड़बड़ हुआ तो दूसरा काम आ जाएगा। मुझे एफबीआई पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने 2 मंगाए हैं ताकि एक के बाद दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकूं। हालांकि ये साफ तौर पर पता नहीं था कि क्या वो दोनों ही पैराशूट सही थे या नहीं थे, लेकिन एफबीआई ने अपनी तरफ से तमाम दूसरी तैयारियां ज़रूर कर रखी थी। सबसे बड़ी तैयारी थी कि हवाई जहाज़ का पीछा किया जाएगा। उससे पहले अगर मौका मिला तो उसको डीबी कूपर को सिएटल के एयरपोर्ट पर ही पकड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद अगर वो निकल भागने में कामयाब रहता है तो उसका तब तक पीछा किया जाएगा जहां पर वो लैंड करेगा, और अगर लैंड करते वक्त भी खतरा रहा तो उसको आगे जाने से रोकने के लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करना होगा वो किया जाएगा। इन सब प्लानिंग के साथ तमाम टुकड़ियाँ, तमाम टीम, एफबीआई के लोग वहाँ पर मुस्तैद थे। हवाई जहाज़ तैयार हो चुके थे। सिएटल पर डीबी कूपर हाईजैक किए हुए प्लेन को उतर चुका था, उसके पास सामान पहुंच चुका था। एक एक करके हवाई जहाज़ से बंधक बने 36 यात्री बाहर आ रहे थे। अचानक डीबी कूपर ने जैसे ही हवाई जहाज़ के भीतर से आखिरी यात्री उतरा, उसने गेट खुद बंद कर लिया और गेट बंद करने के बाद आखिरी मैसेज दिया कि मैं इस हवाई जहाज़ को लेकर के आगे जा रहा हूँ। क्रू और पायलट्स हमारे साथ जाएंगे और मैं जहाँ उतरूँगा उसके बाद इन सब को छोड़ दिया जाएगा। अब एफबीआई समझ चुकी थी कि इसका इरादा यहाँ से आगे जाना है, किसी सुरक्षित जगह पर जाना है जहाँ वो आराम से भाग सके। लेकिन तैयारी पूरी थी, इसलिए टीम को इशारा किया गया कि जैसे ये हवाई जहाज़ हवा में होगा उसके पीछे वो 2 छोटे हवाई जहाज़ भी इसका पीछा करेंगे। थोड़ी देर बाद हाईजैक किया हुआ प्लेन 5 क्रू मेंबर और डीबी कूपर के साथ हवा में एक बार फिर से था। अब इस बार डेस्टिनेशन था मैक्सिको। सिएटल से मैक्सिको की तरफ जाते वक्त ऐसा रास्ता है जिसमें समुद्र भी पड़ता है, जंगल भी पड़ता है, पहाड़ भी पड़ते हैं और ऐसे दुर्गम रास्ते भी पड़ते हैं जहां पर आमतौर पर लोग नहीं जानते, और उन जगहों के बारे में कैसे पहुंचा जाए ये भी नहीं जानते। एफबीआई समझ रही थी कि शायद डीबी कूपर इन्हीं ऐसी जगहों पर कहीं उतरने का प्लान कर रहा है,
क्योंकि उसने पैराशूट मंगाए हैं, जाहिर सी बात है वो हवा में ही छलांग लगाएगा। इसीलिए पीछा कर रहे दोनों प्लेन्स को दूरबीन के साथ मुस्तैद किया गया था ताकि वो हवा से ही नज़र रख सकें कि आखिरकार ये कहाँ उतरेगा। और जैसे ही वो कूदता है, छलांग लगाता है, टीम को बताया जाएगा और उसके लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया जाएगा। अब मैक्सिको के लिए उड़ान भरे हुए भी आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन हवाई जहाज़ हवा में था। क्रू मेंबर से किसी भी तरीके की कोई बात नहीं पता चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो हवाई जहाज़ मैक्सिको में लैंड कर गया। अब एफबीआई को पूरी तरीके से इस बात की तसल्ली थी कि ये शख्स डीबी कूपर यहाँ पर मैक्सिको में पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ की सरकार से पहले ही बात कर चुके थे, प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था और वहाँ पर भी टुकड़ियाँ मौजूद थीं जो कि डीबी कूपर को पकड़ने के लिए तैयार बैठी थीं। थोड़ी देर बाद जब हवाई जहाज़ के पहिए रुके, गेट खुला, तो एक एक करके उसके भीतर से क्रू मेंबर्स बाहर आना शुरू हुए और बाहर खड़ी हुई टीम इस बात का इंतजार कर रही थी कि डीबी कूपर जैसे ही आएगा या तो उसको पकड़ लिया जाएगा या फिर उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात, क्रू मेंबर्स के निकलने के बाद उसमें से डीबी कूपर नहीं निकला। कुछ देर इंतजार किया गया, उसके बाद क्रू मेंबर्स से डीबी कूपर्स के बारे में पूछा गया तो पता चला कि डीबी कूपर ने रास्ते में ही छलांग लगा दी है। पूरा सिलसिलेवार बात पता चलने के बाद एफबीआई हैरान रह गई। दरअसल क्रू मेंबर्स ने बताया कि डीबी कूपर ने सिएटल से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही कहा कि पीछे का दरवाज़ा खोल दिया जाए। उस वक्त हवाई जहाज़ में पीछे भी एक दरवाज़ा हुआ करता था जो कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता था और उसी दरवाजे को खुला करके डीबी कूपर ने पैराशूट्स और पैसे के साथ छलांग लगा दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डीबी कूपर की छलांग लगाने की बात ना तो एफबीआई समझ पाई, ना उसके पीछे आ रहे हवाई जहाज़ों को दिखा और ना ही कहीं और पता चली। अब हैरानी में एफबीआई की टीम ने रुख किया उस रूट की तरफ जहां पर भी डीबी कूपर कूद सकता था। इन क्रू मेंबर्स को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया और वहां पर इनसे पूछताछ शुरू की गई। हवाई जहाज़ की गहन पड़ताल शुरू हुई ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स और तमाम दूसरे सबूतों के आधार पर पता किया सके कि आखिरकार डीबी कूपर का इतिहास क्या है। कई जगह से तमाम यात्रियों के फिंगरप्रिंट्स मिले, उनमें से एक डीबी कूपर का भी फिंगरप्रिंट मिला, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। ये नहीं पता चल पाया कि वॉशिंगटन से जब उसने पोर्टलैंड के लिए उड़ान भरी तो आखिरकार वो कहाँ से आया था, उसका घर कहाँ था, वो कहाँ रहता था। पहचान के लिए जो कागजात उसने दिखाए थे वो भी सब फर्जी निकले, वो कहाँ से बनवाए गए थे ये भी पता नहीं लगा। एफबीआई की टीम उसको तलाश कर रही थी और उसके बारे में पता कर रही थी, लेकिन कहीं से कोई सिरा नहीं मिल रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे, सर्च की टीम जंगल में, पहाड़ में और इसके अलावा जो बीच था, जो समंदर था, वहाँ पर भी तलाश कर रही थी कि आखिरकार जब कोई शख्स पैराशूट लेकर कूदा होगा तो कहीं तो गिरा होगा, कहीं तो गया होगा और किसी ने तो देखा होगा। करीब 5000 लोगों से 1.5 साल तक पूछताछ चलती रही, लेकिन किसी ने भी डीबी कूपर को न तो उड़ते देखा, न गिरते देखा, न कहीं जाते देखा। ये तलाश चल ही रही थी और सरकार की किरकिरी हो रही थी क्योंकि एफबीआई जैसी टीम फेल हो रही थी। एयरलाइंस के मालिक लगातार दबाव बना रहे थे कि एफबीआई कैसे फेल हो सकती है, सरकार पर सवाल उठा रहे थे। कई टीम तलाश कर रही थी लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सर्च टीम जंगलों में कई दिनों तक पड़ी रही, पहाड़ों के खाक छानती रही और समंदर के अंदर बोट से लेकर के मछुआरों से बात करती रही, लेकिन कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर डीबी कूपर कहाँ चला गया। ये खबरें मीडिया में भी बहुत आना शुरू हो गई क्योंकि उस वक्त अखबार ज़्यादा आता था, टेलीविज़न बहुत कम था। 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जिस तरह से खबर फैल रही थी, सरकार की बदनामी हो रही थी कि आखिरकार 36 लोगों को बचाने के लिए जो कदम उठाया गया, जो उनकी जान खतरे में पड़ी, उसके बाद वो शख्स कहाँ गायब हो गया जिसने हाईजैकिंग की थी। हाईजैकिंग दूर, उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। डीबी कूपर भी उसका असली नाम था ये भी नहीं पता चल रहा था। एफबीआई की टीम लगातार काम कर रही थी। इसके लिए सीआईए की भी मदद ली गई। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की कि शायद किसी को कुछ भी सुराग मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं पता चल रहा था। कई साल बीत जाने के बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन सरकार ने लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक रास्ता अपनाया जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए परमानेंट एक टीम बना दी जाएगी जो कि लगातार डीबी कूपर की तब तक जांच करती रहेगी, खोजबीन करती रहेगी जब तक कि वो मिल नहीं जाता और इस हाईजैकिंग का
रहस्य नहीं खुल जाता। हालांकि इस घटना के 52 साल गुजर चुके हैं, लेकिन डीबी कूपर का आज तक कुछ नहीं पता चला। साल 2022 में एक बड़ी कामयाबी FBI को मिली। साल 2022 में FBI को एक बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी मिली कि एक बीच के पास गड्ढे में जले हुए डॉलर्स के नोट पड़े हुए हैं, एक टाई का पिन पड़ा हुआ है, एक ग्लव्स है और एक ब्रीफकेस के टूटे हुए टुकड़े भी हैं। आन फान में FBI की टीम वहां पर पहुंची। उसने तलाशा तो 100 के जले हुए कुछ नोट मिले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन नोटों के किनारे पूरी तरह से जले हुए थे। यानी उन नोटों की नंबर यानी सीरियल नंबर, उनकी जो सीक्वेंस था वो कहीं से नहीं पता चल सकता था। तमाम दूसरे ऐसे सबूत मिले जिससे सरकार और FBI ने ये जोड़ने की कोशिश की कि शायद उस हाईजैकिंग के बाद जब पैराशूट से उसने कूदने की कोशिश की तो हवा में उसके साथ हादसा हो गया और वो सुरक्षित तरीके से लैंड नहीं कर पाया, लिहाजा वो रास्ते में ही मौत हो गई। ये थ्योरी समझते ही FBI ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को बताया कि डीबी कूपर जिस वक्त हाईजैकिंग करके पैराशूट से कूद रहा था तो उन्होंने अपनी कारीगरी बताने के लिए ये भी बताया कि हमने उनको पैराशूट ऐसा दिया था जिसमें छेद थे, और जैसे ही डीबी कूपर वहाँ से कूदा उसकी गिरने की वजह से मौत हो गई और डीबी कूपर तभी खत्म हो गया था। लेकिन एक सीक्रेट ऑपरेशन था, इसीलिए हमने अब तक छुपाए रखा था। FBI की ये मनगढ़ंत कहानी बहुत जल्दी खुल भी गई। दरअसल किसी ने सवाल कर लिया कि अगर डीबी कूपर पैराशूट से गिरने से मर गया था तो उसके नोटों के बंडल जो कि जले हुए मिले वो जले कैसे। एयरक्राफ्ट का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं कोई आग नहीं लगी, ऐसे में जो नोटों की गड्डियाँ थीं उनमें कैसे आग लगी। आखिरकार गड्ढे के अंदर अगर नोटों की गड्डियाँ मिली तो ब्रीफकेस क्यों नहीं मिला। ऐसे तमाम सवाल किए गए जिससे साफ हो गया कि FBI दबाव को कम करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, साख बचाने के लिए ऐसा कर रही है। आखिरकार कुछ दिन बाद जब इस पर छीछालेदर सरकार की हो गई, बहुत सवाल उठने लगे, तो सरकार के हवाले से यह साफ किया गया कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि FBI की टीम इतने सालों के बाद भी उसके बारे में कुछ नहीं पता कर पाई, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। यानी कि उन्होंने मान लिया कि डीबी कूपर जो कि हवा में हाईजैक करने के लिए गया था, वो हवा में ही पैसे लेके गायब हो गया और उसका कुछ भी पता दुनिया की सबसे मजबूत कही जाने वाली CIA और FBI भी नहीं कर पाई। तो अमेरिका के इतिहास की ऐसी हाईजैकिंग थी जिसके बारे में आज तक सॉल्व नहीं कर पाई FBI और CI जैसी टीम। सरकार भी हार मान ली और अब तक अमेरिका में सैकड़ों हाईजैकिंग के किस्से हो चुके हैं, लेकिन ये जितना रहस्यमयी था उतना ही उलझा हुआ केस, जिसमें न हाईजैकर के बारे में पता चला, न उसके उद्देश्य के बारे में पता चला, और वो कहाँ गायब हो गया ये भी नहीं पता चला। तो एक कहानी ऐसी भी में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।